आग लग गई फिर कोई कूदा कहाँ लगी अरे जेनेटिक्स का जय 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 भैया भगवान के दुआ से पढ़ा दिया बाबा बच्चे सर्दियों के 2 दिन बाद वापस सर्दी होती है।
गुड आफ्टरनून बच्चों। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेसिकली यहाँ पर अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, शुरुआत में जैसे आप लोगों ने पेज पे लिखना शुरू कर दिया, कोई आवश्यकता है नहीं उसकी, और नेटवर्क इशू होगा जिसकी वजह से स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट अब एक एक करके हमें डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करना है। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में एक तो होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम टारगेट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने मेंडल के बारे में सुना है, और मेंडल की अगर हम बात करें तो मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट। और जब जेनेटिक्स की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडलिज्म से ही हम करते हैं। बट वाकई में जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था, एक एक करके हमें इन डिफरेंट पॉइंट को टारगेट करना है। ओके बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी स्टार्ट होगा, जैसे क्लासेस प्लानिंग की गई है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। ह्यूमन हेल्थ भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों टॉपिक बायोलॉजी में चलेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। तो जो जेनेटिक्स टर्म है उसको दिया कितने था, बेटसन ने। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर बात करें तो उसमें भी नाम किसका आता है, बेटसन का ही आता है। तो ये तो फैक्ट है, किसने टर्म दिया था वो आपने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वाकई में जेनेटिक्स है क्या। कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आपने बोला कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यहाँ पर एक टर्म है हेरिडिटी और दूसरा टर्म है वेरिएशन। तो कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन की हम बात करें तो क्या है हेरिडिटी और क्या है वेरिएशन, इसको टारगेट करते हैं। आपने बोला कि स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में अगर ट्रांसफर होता है तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, हेरिडिटी। तो या ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, देन इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। और अगर यहां पर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंस दैट आर सीन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे कि इस क्लास की अगर हम बात करें, हम सभी सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के क्लोन तो नहीं है, हमारे अंदर डिफरेंसेस है। ये जो डिफरेंसेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। तो याद रखना है, जो सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में हमें डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो जेनेटिक्स है क्या, आपने बोला द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी में आपने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, हेरिडिटी है। और वेरिएशन कि इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंस, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में जो हमें डिफरेंसेस दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्लोन का मीनिंग होता है बेटा एग्जैक्ट, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे उसको हम क्लोन बोलते हैं। ओके
नॉर्मली आपको पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम क्लोन के फॉर्मेशन की बात करते हैं। जिस जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिक्स अप्लाई उन ऑर्गेनिज्म में होता है, अगर मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करूं, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे कि मेंडल ने वर्क इस पे किया था पी प्लांट। तो फिलहाल ये क्लोन क्या है और बाकी सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप आगे हम अपने को पता चलेगी। अभी हमने यहाँ पर हेरिडिटी और वेरिएशन ये दो टर्म है जिसको डिफाइन किया कि अगर कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, हेरिडिटी, और इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज में जो डिफरेंसेस है उसके लिए आप टर्म क्या यूज कर रहे हो, वेरिएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिकली आइडेंटिकल मींस सर फिनोटाइपिकली डिसिमिलर और ओनली। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब जिसका जीनोटाइप सेम है, फिनोटाइप सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीन आने से कैरेक्टर नहीं आता है, जीन के एक्सप्रेशन से आता है और वो एक्सप्रेशन हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अगर आप ऐसे ही आगे चल चल के पूछोगे कि जीनोटाइप का मतलब क्या होगा, तो फिर ये होगा ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होगा, तो फिर ये होगा कि हम आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अभी चलते रहें। आप पेशेंस रखें, सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगे। जीनोटाइप, फिनोटाइप ये सब अपने सिलेबस में है जो स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कस करना है। ओके, इनहेरिटेंस की बात करें, इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब इस बात को समझिए, अगर कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है तो आपने टर्म यूज कर दिया हेरिडिटी, ठीक है। और उसके प्रोसेस की अगर बात करें, उसके पैटर्न की बात करें, तो उसके लिए आप टर्म क्या यूज कर रहे हो, इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में अगर हमें किसी भी कैरेक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे डिफरेंट डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया या कुछ भी, याद रखना आपका डाउट वो होगा जो आपको स्क्रीन शेयर की जा रही है उस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है वो आपका डाउट होगा। इसके अलावा अगर आप डाउट पूछोगे तो डेफिनेटली उसका कोई अभी मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। तो अभी बेसिकली जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें, कई बार ऐसा होता है कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बोलने होते हैं, बट ये नहीं कि उसको आज ही हमें एक्सप्लेन कर, उसको समझने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ओके बेटा, तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस में आपने बोला कि क्या प्रोसेस, सपोज कोई भी डिजीज, कोई भी कैरेक्टर अपने माइंड में हम रखें और उसके बिहार पे बात करें, कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुआ, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना हेरिडिटी, और कैसे ट्रांसफर होगा, क्या पैटर्न होगा उसका, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनहेरिटेंस। ये टर्म इतने मिलते जुलते हैं कि कई बार इनहेरिटेंस की जगह हेरिडिटी और हेरिडिटी की जगह इनहेरिटेंस टर्म यूज कर दिया जाता है। ओके, लेकिन याद रखना डिफरेंस ये है कि अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो, क्या प्रोसेस है, क्या बेसिस है, क्या पैटर्न है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इनहेरिटेंस। जैसे सपोज अपने से कोई क्वेश्चन पूछा गया कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, और क्वेश्चन ये कि प्रोजनी में ए ब्लड ग्रुप का परसेंटेज क्या होगा। फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो प्रोजनी में ए ब्लड ग्रुप का परसेंटेज अगर पूछा था, ठीक है, अब आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछना सर ये कैसे आपने बताया कि ये परसेंटेज इतना आएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी कैरेक्टर हो सकता। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अगर ये पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बेसिकली टारगेट किसको कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो। ओके, फिलहाल किसी ने बोला 50%, 50% नहीं होगा बेटा, अगर ए और बी होगा
और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कुछ भी नहीं रहता, तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप लेते हैं और उसके बेस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो परसेंटेज 25 आएगा ए ब्लड ग्रुप का। इसीलिए मैंने बोला कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी कि कैसे 25 आया है, क्यों 50% नहीं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इनहेरिटेंस समझाने के लिए कि किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें ये देखना है कि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो रहा है, उसका क्या पैटर्न है, उसका क्या बेसिस है, तो इसके लिए आप टर्म यूज करते हो क्या, इनहेरिटेंस। ओके, बिल्कुल, कुछ लोगों ने 25 बताया, बिल्कुल करेक्ट है। तो 25 ठीक है, करेक्ट बताया, किसने नहीं बताया अभी वो पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे मल्टीपल एलील की जब बात करेंगे तो वहां पर ये ब्लड ग्रुप के डिफरेंट क्वेश्चंस में डिस्कस करना है। नेक्स्ट उसके बाद सर वेरिएशन सीन इन आइडेंटिकल ट्विंस आल्सो, बिल्कुल सही है, देख सकते हैं, हो सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स, जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैट्सन। आपको याद होगा टर्म जेनेटिक्स भी किसने दिया है, बैट्सन ने दिया। मेंडल जब पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे और उन्होंने डिफरेंट कंक्लूजन दिया था, तब तक जेनेटिक्स जैसा कोई टर्म था भी नहीं। बैट्सन ने बोला कि the branch of science which deals the study of heredity and variation is called genetics। तो जेनेटिक्स टर्म दिया ही था किसने, बैट्सन ने, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी किसको बोलते हैं, बैट्सन को बोलते हैं। इन्होंने जेनेटिक्स तो टर्म दिया ही था, साथ ही साथ इन्होंने जो और डिफरेंट टर्म दिया वो एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये डिफरेंट टर्म भी इन्होंने दिया था। याद रखिए यहाँ पर मैं इन डिफरेंट टर्म का मीनिंग क्या है वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये सारे टर्म अपने सिलेबस में हैं, ये सारे टर्म हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन डिफरेंट टर्म को किसने दिया है, तो जेनेटिक्स हो, अलील है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इन डिफरेंट टर्म को किसने दिया है, बैट्सन ने दिया। अभी बस ये बात बोली जा रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको हम बोल रहे हैं, टीएच मॉर्गन। और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे किया था। और अपने वर्क से इन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट दिया, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सारे टर्म, ये सारे कंसेप्ट किसने दिए थे, तो मॉर्गन ने दिए थे। तो अब देखो, अगर हम मेंडल की बात करें, मेंडल ने अपना वर्क किस पे किया था, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मींस बेटा एक पॉइंट है जिसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की बात करें, बस और कुछ भी नहीं है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किस पे किया गया था, ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने किया, तो कई सारे कंसेप्ट इन्होंने दिए, जिसमें अपने कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किया, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉसिंग। फिर वही बात मैंने ऊपर बोल दिया। पहली बात आप एक बात समझिए, जैसे किसी ने मेरे से भी पूछ लिया व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मैंने आपसे क्या बोला कि अभी इन डिफरेंट टर्म का क्या मीनिंग है वो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं। भाई आज ही जेनेटिक्स तो कंप्लीट होने वाली नहीं है, टाइम लगेगा। तो अभी बस आप जो यहाँ पर मेंशन किया गया है क्रिस क्रॉस क्या है वो आपको आगे बताया जाएगा जब हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे, वहां पे क्रिस क्रॉस बताया जाएगा। ओके, तो इसलिए जो ऐसा नहीं कि जो भी फैक्ट आएगा सब आज ही डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सुने। मैंने पहले बोल दिया अभी डिफरेंट टर्म का मीनिंग क्या है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये टर्म किससे रिलेटेड है वो बस आप लिख, बाकी इनका मतलब क्या है वो आगे एक्सप्लेन करना होगा तो किया जाएगा। अब कोई लिंकेज पूछ ले, पता लगा 3 लेक्चर का टॉपिक है लिंकेज क्या है वो कैसे समझाया जा सकता है, तो डिफरेंट टॉपिक है जो आपको आगे मिलेगा। ओके, तो प्लीज कमेंट करने से पहले आराम से, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन मैं पूछूंगा कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, बिल्कुल यस,
He suggests that gene are linearly arranged on chromosome. जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, आपने ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया, ये सपोज क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई जीन है, ये जीन यहाँ पर है, कोई ये जीन यहाँ पर है, कोई जीन यहाँ पर है। तो ये जो जीन का लीनियर अरेंजमेंट है, ये भी बात किसने बोली थी? मॉर्गन ने बोली थी। और आगे चल के आपको बताया जाएगा कि क्रोमोसोम पर जो जीन का लीनियर अरेंजमेंट होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जेनेटिक मैप। वो पॉइंट आपको आगे मिलने वाला है। तो क्रोमोसोम पर ये जो जीन जो हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, ये आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात भी मॉर्गन ने बोली थी। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में नाम आता है गैरॉड का। इन्होंने फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया को रिपोर्ट किया था, जिसमें यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको हम ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? ब्लैक यूरिन डिजीज। तो ठीक है, एक बार मैं फिर से ये सारे पॉइंट्स रिपीट करता हूँ, है ना, ध्यान से सुनेंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी, है ना, ओके ओके। हेरिडिटी, वेरिएशन। अगर हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन इन दोनों की बात करने वाले हैं। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या प्रोजनी बोलो आप। तो पेरेंट्स से प्रोजनी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये हेरिडिटी है। और क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है, ये टर्म इनहेरिटेंस। वेरिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेरिएशन में आपने ये बोला कि हम अपने पेरेंट्स के 100% सिमिलर नहीं है। तो जो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हैं, उनमें जो डिफरेंसेस है, उसके लिए हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? वेरिएशन। ठीक है, तो जेनेटिक्स का मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। एक तो पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, जेनेटिक्स को डिफाइन किया था। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर फैक्ट आपने डिस्कस किया था, जिसमें कि अगर हम फैक्ट की बात करें तो आपने बोला कि टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? आपने बोला बैटसन ने दिया था। टर्म जेनेटिक्स बैटसन ने दिया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड है। मैं फिर से बोलता हूँ, अब इसमें कोई समझना नहीं है, ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है ना। देखो सिंपल सा, बायोलॉजी में या किसी भी टॉपिक में अगर पढ़ते हो तो जो भी आपको पढ़ाया गया है, बायोलॉजी में स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो उसको आपको बार बार रिवीजन करना। हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बताया जाएगा, है ना। काइंडली इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, पिछले साल मैंने MEQ फेज में पढ़ाया था, और जो शोएब जिसका फर्स्ट रैंक था वो उसी फेज से बिलोंग करता। तो पेशेंस रखना है और ईमानदारी से अपने काम को करना है, सिलेक्शन 100% होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंसेस आता है, वो हम भी समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक नेटवर्क इशू है। नेटवर्क प्रॉपर ना होने से कभी वीडियो प्रॉपर नहीं जाता, वॉइस प्रॉपर नहीं, तो वो सारी चीजें होती हैं। ओके, तो आपने बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला? आपने बोला फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें तो आप बोल लो बैटसन। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरॉड, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। तो ये डिफरेंट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद जेनेटिक्स में जो डिफरेंट टर्म आप यूज करते हो, टर्मिनोलॉजी, उसकी बात करें, है ना। तो पॉइंट आगे आते हैं। ATR सर्वेटर आतिश राज राय, जेनेटिक मैप, है ना। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर क्रोमोसोम इज कॉल्ड जेनेटिक मैप। ओके, अब कुछ लोग इसमें गूगल भी सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो सर बता रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो दैट मीन्स यहीं से आपका डिग्रेडेशन शुरू होगा। आपका सिलेबस एक डिजाइन किया गया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर गूगल पे ही इतना कुछ है तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं, बेटा गूगल पे सर्च करके पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम करते हो? या बाकियों का टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। मैं हर चैट का यहाँ पे जो उल्टे सीधे चैट आप बोल लो, मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता, है ना। तो कोई इसकी आवश्यकता है भी नहीं।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल व्हाट इज जीन, वो जीन भी आपको आगे मिल जाएगा। आपको स्लाइड जब शेयर की जाएगी ना, उसमें अगर कोई डाउट है जो टर्म मैंने बताया है तो ये आपका डाउट है, जीन अलील वो आगे आएगा आपको बताएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यहां से डिस्कशन करते हैं। कैरेक्टर क्या है इसकी बात करें, एनी फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एनी फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके, एनी फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, कैरेक्टर। जैसे आपने एग्जांपल लिया स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, तो स्टेम का हाइट हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, ये कैरेक्टर का एग्जांपल है। अब इसी में एक टर्म आता है ट्रेड। अब ये ट्रेड और कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इसलिए हम इन दोनों टर्म को एक साथ यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। आपने बोला वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, तो समझना एनी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ, ये वाकई में कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, स्टेम हाइट, और उसके जो डिफरेंट फॉर्म है, एक है टॉल एक है डॉर्फ, तो ये ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि जो हाइट है वो क्या है, कैरेक्टर है। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर। अब इस हाइट में एक प्लांट आपको दिख रहा है कि टॉल है और दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है कि डॉर्फ है। तो अगर मैं टॉल की बात करूं और डॉर्फ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। तो टॉल एंड डॉर्फ क्या हो जाएगा, ट्रेड, ये ट्रेड हो गया। तो समझना कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बोल। कोई जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर बोला तो एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करेंगे, देखो बेसिकली हम करने के हवाले हैं यहाँ पर, पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, ऊपर लिखा ना सम जेनेटिक टर्म, इन डिफरेंट टर्म को डिस्कस करने के बाद जेनेटिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट होगा मेंडलिज्म, फर्स्ट होगा मेंडलिज्म, सेकेंड होगा पोस्ट मेंडलिज्म, थर्ड होगा मॉर्गन जेनेटिक्स, और फोर्थ पॉइंट होगा ह्यूमन जेनेटिक्स। फिर से बोलता हूं, फर्स्ट है मेंडलिज्म, सेकेंड है पोस्ट मेंडलिज्म, थर्ड है मॉर्गन जेनेटिक्स, और फोर्थ होगा आपका ह्यूमन जेनेटिक्स। तो इस तरह से हमें डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करना। तो मेंडलिज्म से जेनेटिक्स की शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले इन 4 पॉइंट्स में, इन 4 सेक्शंस में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, पहले हम उसी को टारगेट कर रहे हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो फिर से हम बात करते हैं कैरेक्टर। तो आपने बोला कि एक कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे आपने बोला कि कैरेक्टर मैंने लिया प्लांट हाइट, उसमें टॉल है, डॉर्फ है, ये इसका ट्रेड हो गया। तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिया था। ओके, एक कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड की बात हो रही है, 2 ट्रेड की। तो अगर एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेड है तो 7 कैरेक्टर के लिए मेंडल ने कितना ट्रेड लिया होगा, 14। बट पॉपुलेशन में हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर के लिए 2 ही ट्रेड हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत में जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की शुरुआत करेंगे तो मेंडल ने जिस पी प्लांट पे वर्क किया था उनमें उन्होंने 7 कैरेक्टर को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेड, तो 7 कैरेक्टर के लिए टोटल कितने, 14 ट्रेड को उन्होंने लिया था। तो जो कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ट्रेड। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। बिल्कुल। अब ये तो वो पॉइंट है जो यहां पर मेंशन किया गया कि व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज ट्रेड। अब इस बात को समझते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि अगर मैं पी प्लांट की बात करूं, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया पी प्लांट, तो मैं कैरेक्टर माइंड में रखता हूं प्लांट का हाइट, ठीक है। तो उस प्लांट हाइट के डिफरेंट फॉर्म को अगर देखना होगा तो मुझे कहाँ जाना होगा, पॉपुलेशन में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, पॉपुलेशन में। तो अगर मैं कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को देखना चाह रहा हूं तो मुझे कहाँ जाना होगा, पॉपुलेशन में जाना होगा। और जब मैं पॉपुलेशन में जाता हूं तो मुझे दिखता है कि कुछ प्लांट टॉल है तो दिखता है कुछ प्लांट डॉर्फ है।
तो कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म देखने के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ? पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन में गया तो मुझे कुछ प्लांट टॉल दिख रहा है और कुछ प्लांट डॉर्फ दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल लेवल बात करूं, मैं किसी एक प्लांट को लेता हूं, तो आप बताओ वो प्लांट शायद टॉल होगा या डॉर्फ होगा? दैट मीन्स इंडिविजुअल लेवल जो मेरा कैरेक्टर है वही मेरा ट्रेड। इसीलिए एनसीईआरटी ने कई बार कैरेक्टर की जगह ट्रेड और ट्रेड की जगह कैरेक्टर ये टर्म यूज कर लिया है। तो अब मैंने बोला कि जब हम मेंडल से कहानी शुरुआत करने वाले हैं तो मेंडल ने एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेड लिए। दैट मींस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को देखने के लिए कहां जा रहे थे? पॉपुलेशन में जा रहे थे। ओके, तो 7 कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड लिए उन्होंने? एक के लिए 2 ट्रेड है, तो 7 कैरेक्टर के लिए टोटल 14 ट्रेड हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना? अब ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो ट्रेड और कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सेम। यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई प्लांट टॉल है इंडिविजुअल लेवल पे तो ये मेरा कैरेक्टर भी और ये मेरा ट्रेड भी। ओके, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? पॉपुलेशन लेवल की। तो उसके भी यहाँ पर आपने डिफाइन किया कि जो कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझो, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना एक फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मूला आपको मिलने वाले हैं, उसको आप यूज करते हो और उसके भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सर वाई 7 कुछ भी हो सकता था बेटा, मेंडल ने 7 लिया था, एक्चुअल में 21 लिखा था, बट अपने लेवल पे 7 कैरेक्टर की बात करते हैं और वो 7 कैरेक्टर ही अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो ये y7 y4 ये कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब इसका जवाब आप देना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताओ इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे बॉडी के किस सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट है? यस, यस, बिल्कुल। कुछ लोगों ने बोला कि पैंक्रियास से, है ना? बट आपको पता है इंसुलिन बनाने वाला जीन, कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया है, इंसुलिन बनाने वाला जीन हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं स्किन सेल की, तो स्किन सेल में भी इंसुलिन बनाने वाला जीन है। भाई आप जाइगोट की बात करते हो, हम डिप्लॉयड हैं और हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। ओके, जाइगोट, ये जाइगोट यूनिसेलुलर है। इसी जाइगोट से आपको पता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? मल्टीसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर से अगर मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो जीन इस जाइगोट में था वही जीन आगे हर एक सेल में होगा। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर स्किन सेल की बात कर रहा हूं तो यहां भी इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट है। बट बिल्कुल इंसुलिन बन कहां से रहा है? पैंक्रियास। इंसुलिन का जीन यहां भी है लेकिन यहां नहीं बनना है। इंसुलिन कहां बनना है? पैंक्रियास से। इसका मतलब है कि सिर्फ जीन आने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता है, जीन के एक्सप्रेशन से आता है। तो जीन ने एक्सप्रेशन दिखाया कहां पर? पैंक्रियास पे, और आपने बोला कि वहां से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब एक पॉइंट ऑफ, जैसे मान लो हमारे अंदर अगर किसी कैरेक्टर का जीन आ गया, सपोज हाइट का जीन है और उस हाइट की वजह से, बिल्कुल सही है, हाइट का जीन है और उस हाइट के जीन की वजह से, जो भी जीन है उसकी वजह से उस इंडिविजुअल की हाइट सपोज 6 फीट होनी चाहिए। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर हमारे अंदर एक वो जीन है जिसकी वजह से अगर हाइट 6 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन आप बताओ जीन तो आ गया लेकिन उसके लाइफ स्टाइल की बात करें, उसको बैलेंस डाइट मिल ही नहीं रहा था, सर्वाइव करना ही मुश्किल है, तो क्या उसकी हाइट 6 फीट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फिर वही बात, जीन आने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता, और वो एक्सप्रेशन डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक और पॉइंट, हम ये बोलते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सपोज पोटैटो ट्यूबर की बात करें और पोटैटो ट्यूबर में
बिल्कुल, कोई भी जो जीन होता है बेटा वो डीएनए पे ही होगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं पोटैटो ट्यूबर को लेता हूँ, ठीक है, और पोटैटो ट्यूबर को मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, पोटैटो ट्यूबर को मैंने दो पार्ट में कट कर दिया और कट करके उनको अलग कर दिया, और उन दो पोटैटो ट्यूबर को मैंने दो एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो कराया। उन पोटैटो ट्यूबर को मैंने यहाँ पर दो फील्ड में ग्रो कराया। सपोज एक को मैंने यहाँ पे बोल दिया ये ए और दूसरे को बोल दिया बी, ठीक है। दो एग्रीकल्चरल फील्ड में मैंने पोटैटो ट्यूबर को ग्रो कराया। ये सपोज पोटैटो ट्यूबर मैंने रिप्रेजेंट किया। अब ए एग्रीकल्चरल फील्ड की कंडीशन ये है कि यहाँ पर सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है, वाटर की डिफिशियंसी। बी एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट है, प्रॉपर वाटर भी मिल रहा है। अब देखो कंडीशन क्या है कि बी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी है, वाटर की डिफिशियंसी भी नहीं है, और यहाँ पे वाटर की डिफिशियंसी भी है, न्यूट्रिएंट की भी डिफिशियंसी। तो क्या दोनों तरफ ए और बी एग्रीकल्चरल फील्ड की अगर बात कर रहे हैं, क्या दोनों तरफ पोटैटो का प्रोडक्शन सेम होगा क्या? नहीं। जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होगा वहां पे प्रोडक्शन सेम होगा। अब इस बात को समझना, आप बोलते हो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्लोन बनता है, तो बेसिकली ये जो दोनों पोटैटो ट्यूबर से प्लांट बनेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड ए और एग्रीकल्चरल फील्ड बी में, ये दोनों जेनेटिकली तो सिमिलर है, जेनेटिकली तो सिमिलर है, लेकिन फिनोटाइपिकली एक्सप्रेशन सेम नहीं है उनकी। अब फिर पॉइंट आता है कि सर ये जीनोटाइप क्या होता है, सर ये फिनोटाइप क्या होता है। तो मैंने बोल दिया कि जीनोटाइप फिनोटाइप भी अभी ये टर्म जब आगे बढ़ेगा ट्रेड के बाद तो वो टर्म भी अपने सामने आ जाएंगे। जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीनोटाइप होता है, और उसका जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर जो हमें दिखाई दे रहा उसको हम बोलते हैं क्या? फिनोटाइप। तो पॉइंट ये है कि पोटैटो ट्यूबर जिनसे दो प्लांट बने, जो दोनों जेनेटिकली तो सिमिलर थे लेकिन दोनों से पोटैटो का प्रोडक्शन सेम नहीं था। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम नहीं है। ओके बिल्कुल सही। दैट मीन्स जो जीन है, मैंने एक पॉइंट ये बोला कि जीन आने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता, और यही सारे एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो इसी कंसेप्ट के बिहार पर। अब इस बात को समझो, जैसे मान लो कि अपने से बोला गया कि जैसे आपने बोला ये प्लांट टॉल हो रहा है, ठीक है। अब सपोज प्लांट को टॉल करने के लिए कैपिटल टी एक जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, जीनोटाइप है, इसकी वजह से प्लांट टॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप बताओ कैपिटल टी की वजह से प्लांट टॉल हो रहा है, ठीक। कैपिटल टी क्या आ जाने से ये प्लांट टॉल हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये टॉल तब होगा जब ये कैपिटल टी अपना एक्सप्रेशन दे। बिल्कुल करेक्ट, सही। यानी जब ये अपना एक्सप्रेशन देगा तो ये प्लांट टॉल है। लेकिन अब इस बात को समझो, हम जब क्लासरूम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर कैपिटल टी आ गया जीनोटाइप तो ये प्लांट टॉल होगा ही, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैपिटल टी आ जाने से प्लांट टॉल नहीं होगा, कैपिटल टी आने के बाद उसके एक्सप्रेशन से प्लांट टॉल। ओके, तो कई सारी चीजें हैं, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसके बिहाफ पर अपने से जो भी जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दिया जाता है तो हम उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये मान के चलते हैं कि वो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। ओके, तो ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेड जो दो टर्म था, मैं इसकी बात कर लूं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? उसका कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या होगा? ट्रेड होगा। ट्रेड होगा एक्सप्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस होना, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म है इसको हमने क्या बोला? ट्रेड बोला। नॉर्मली अभी आपको पता चलेगा कि एक कैरेक्टर के लिए कितने ट्रेड होंगे? दो ट्रेड होंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि हाइट, तो हाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइट कैरेक्टर है और उसका जो डिफरेंट फॉर्म है टॉल एंड ड्वार्फ, ये ट्रेड है। ओके, नेक्स्ट है does it mean trade and character are two different term only when a comparison is made? otherwise it is said। बिल्कुल सही।
इंडिविजुअल लेवल पे जो कैरेक्टर है वही मेरा ट्रेड है। ओके, मैंने ये बोला बेटा कि अगर एग्रीकल्चरल फील्ड में आप जाते हो, पोटैटो ट्यूबर को आपने लिया, उसको 2 पार्ट में कट किया और उसको डिफरेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो कराया। एक को मैंने ए बोला, दूसरे को मैंने बी बोला। अब अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्लोन बनता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो पोटैटो बनेंगे वो दोनों जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन फिनोटिपिकली सिमिलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने बोला कि ए और बी का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या था, डिफरेंस था। और डिफर अगर करेगा तो हम जानते हैं कि जीन रखने से कैरेक्टर नहीं आता है, जीन के एक्सप्रेशन से आता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीन। व्हाट इज जीन? कुछ ने पहले पूछा था सर ये जीन क्या है। अब वो पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तभी मैंने बोला कि आपको हैंड रेज की सर ये क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप वो सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे और आपको बताया जाएगा। ये जो जीन टर्म है इसको किसने दिया था? जॉनसन ने। और मेंडल ने टर्म यूज किया था एलिमेंट और फैक्टर। दैट मीन्स मेंडल ने बोला कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट या फैक्टर होता है। मेंडल ने बोला कि किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट या फैक्टर होता। आगे चल के जॉनसन ने बोला कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? जीन। दैट मीन जिसके लिए मेंडल ने फैक्टर या एलिमेंट टर्म यूज किया था, जॉनसन ने उसके लिए टर्म क्या यूज किया है? जीन। अब जीन है क्या, इसकी बात। सेगमेंट ऑफ डीएनए that is responsible for appearance of character. Okay, segment of DNA that is responsible for appearance of character is called gene. Okay, next, segment of DNA that generally synthesize RNA and protein. जो RNA और प्रोटीन बनाए वो जीन है। नेक्स्ट पॉइंट फिर बोल रहा है जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। केमिकली जीन क्या है? डीएनए। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए और नॉट अ जीन। ये सारे डिफरेंट पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए। अब यहां पर हम बात करें इन डिफरेंट पॉइंट का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। ओके, तो यहां पर इन डिफरेंट पॉइंट को समझते हैं। सपोज ये आपने रिप्रेजेंट किया क्रोमोसोम। ओके, तो यहां पर हमने ये रिप्रेजेंट किया क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के अंदर हम डीएनए को रिप्रेजेंट करें। तो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर आप सपोज ये डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डीएनए को। ये डीएनए, यहाँ पर ये डीएनए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में डीएनए। सपोज ये वो पार्ट है डीएनए का, ये डीएनए का वो पार्ट है जिससे अपने को मिल रहा है क्या? आरएनए। ओके, और फिर इस आरएनए से क्या मिल रहा है? प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए कैसे मिलता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे मिलता है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में आपको बताया जाए। मिल जाएगा बेटा, सब कुछ मिल जाएगा ना। तो टॉपिक पे ध्यान दो, सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब आपको सेंड कर दिया जाएगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्क्रीन आपको शेयर हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। पॉइंट ये है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। ये सारी चीजें जो मैं अपने हैंड से लिख भी रहा हूँ ये भी आपको मिल जाए, तो आपको सिर्फ समझना है। अब यहाँ पर बेसिकली ये आपने क्या बोला? डीएनए। तो ग्रीन कलर से हमने डीएनए को रिप्रेजेंट कर दिया, ये रेड कलर से मैंने क्रोमोसोम को दिखाया। इस क्रोमोसोम के अंदर आपने डीएनए दिखाया। ठीक है, डीएनए का ये जो पार्ट है, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, इससे क्या बनना है? आरएनए, और फिर इस आरएनए से क्या बनना है? प्रोटीन। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज ये भी, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है डीएनए का, इस डीएनए से आप बना रहे हो आरएनए, और फिर इस आरएनए से आगे चल के बन रहा है प्रोटीन। प्रोटीन। ओके, तो यहां पर ये जो डीएनए का सेगमेंट है इसको आप बोल लो जी। वैसे ये जो डीएनए का सेगमेंट है इसको आप बोल रहे हो जी। तो समझना,
ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये जिससे आप क्या बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, या उससे क्या बना रहे हो, प्रोटीन। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिससे हम आरएनए या प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन। तो वैसे ही सपोज यहां भी डीएनए का सेगमेंट है जो क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, और क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। तो जनरली या यूजुअली डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या बनाता है, आरएनए या प्रोटीन बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, आप ये बताओ, ये डीएनए तो यहां भी था ना, डीएनए यहां भी है, लेकिन यहां पर मैंने जीन टर्म यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहां पर ये डीएनए का सेगमेंट आरएनए या प्रोटीन नहीं बना रहा। तो इस डायग्राम से मैं ये समझा रहा हूं कि जीन टर्म मैंने वहां यूज किया जहां पर डीएनए का सेगमेंट आरएनए या प्रोटीन बना। ओके, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जीन है क्या, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो केमिकली जीन क्या है, जीन किससे मिलकर बना हुआ, डीएनए से मिलकर बना हुआ। तो केमिकली जो जीन है वो किससे मिलकर बना हुआ भाई, डीएनए से मिलकर बना हुआ। इस डायग्राम में समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या बोला कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। तो क्या यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, यहाँ पर ये सेगमेंट है जो बना रहा है आरएनए और प्रोटीन बना रहा है, इसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, जीन। तो जो ऊपर डिफाइन किया गया, जो डेफिनेशन लिखा गया, उसी को आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर। ओके, अब आप ये बताओ कि अगर इस क्रोमोसोम, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो आपने दिखाया है यहाँ पर, जो आप ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, इसमें ये क्रोमोसोम जिसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, अगर ये क्रोमोसोम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी इस क्रोमोसोम के साथ ये जीन जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में भी जिस तरह से यहाँ पर ये प्रोटीन बना रहा है, जिस तरह से यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है, इस तरह से वहां पर भी प्रोटीन बनाएगा। दैट मीन्स किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने वाला कौन है, जीन है। और इसीलिए आपने बोला कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको हम बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता हूं, और फिर जो एक और पॉइंट है यहाँ पे उसकी भी हम बात करेंगे। आप ये बताओ, हमने क्या बोला कि अगर इस क्रोमोसोम पर डीएनए आपने दिखाया, डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए या प्रोटीन बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम में मैंने क्रोमोसोम पर दो जीन को दिखाया, यानी दो पोर्शन है, दो पार्ट है, जहां पर ये आरएनए या प्रोटीन बनाने की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीन है और यहाँ भी इसको आपने क्या बोल दिया, जीन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का केमिकल नेचर क्या होगा, सॉरी, जीन का केमिकल नेचर क्या होगा, जीन का केमिकल नेचर क्या होगा, डीएनए होगा। अब डीएनए है क्या, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, ये सारी बातें हम तब करेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया जाए। तो आपने यहां पर बोला कि जीन का मतलब है सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन या आरएनए बनाने की बात आप कर रहे हो कि आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस डीएनए सेगमेंट को आप जीन बोल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम बोल सकते हैं कि जितने भी जीन होंगे वो सब डीएनए से मिलकर बने होंगे। पहले मैं जीन को डिफाइन कर लूं, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। बेटा पहले मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सुनूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे दूंगा। बट अभी थोड़ा ध्यान से सुन लें, जो मैं पॉइंट कंप्लीट करने वाला हूँ वो कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चन जीन से लेने वाला। तो मैंने बोला कि डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए या प्रोटीन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ओके, तो आप बताओ इस डायग्राम में जितने भी जीन हैं, ये तो बात फिक्स है ना कि डीएनए ही होगा, जितने भी जीन है वो क्या होगा, डीएनए होगा। तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल जीन्स आर डीएनए, बिल्कुल, ऑल जीन्स आर डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट ए जीन। डीएनए तो यहां भी है, लेकिन अगर ये प्रोटीन नहीं बना रहा है या आरएनए नहीं बना रहा है, तो इसको हम जीन नहीं बोल रहे। इसका मतलब सारे डीएनए जीन नहीं होते, लेकिन सारे जीन डीएनए होते हैं। ओके, तो भाई आपने बोला डीएनए है क्या, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए आरएनए या प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है वो जीन है। तो ऑल जीन्स आर डीएनए, बट ऑल डीएनए आर नॉट अ जीन।
और अगर ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होकर के जाएगा तो ये जीन को भी ले जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, और ये जीन यहाँ पर जिस आरएनए और जिस प्रोटीन के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को रखता है वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होकर के जाएगा। ओके, हाँ, अब अगर किसी को डाउट है तो एक एक करके आप पूछ सकते हो। सर नंबर ऑफ जीन्स इन डीएनए किस पर डिपेंड? नंबर ऑफ जीन्स इन डीएनए, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? दैट देयर आर सम पार्ट ऑफ डीएनए कैन नॉट मेक आरएनए, बिल्कुल सही है, राइट। ऑल जीन्स और डीएनए वाला वापस से रिपीट करें, मैंने ये बोला बेटा कि ऑल जीन, इससे बेस्ट है ऑल जीन्स आर, मैंने ये बोला आपसे ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट अ जीन। ठीक है, नेक्स्ट आप पूछ रहे हो सर व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन? एक्सप्रेशन का मतलब है बेटा कि कोई भी कैरेक्टर आपको दिखाई देगा वो तब जब वो जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, अपने को शो करेगा। हाउ जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? ओके, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों है? क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता कौन है? जीन लेके जाता। प्रोसेस था इनहेरिटेंस बट लेकर जाएगा कौन? जीन। किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन का। सेम जीन होना क्या? सर प्लीज रिपीट फर्स्ट। सर आई हैव नॉट रिसीविंग द मॉड्यूल। वो हो, अभी मॉड्यूल की बात नहीं बेटा, सारा कुछ जो भी होगा मिलेगा। अभी जो जीन मैंने बोला कि किसी को जीन में डाउट है तो वो पूछ ले, जीन में डाउट है वो पूछ ले, है ना, बिल्कुल। जीन इज ए बायोमोलिक्यूल। जीन बेटा बेसिकली है क्या? जीन एक डीएनए है और डीएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसमें नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट आता है, वो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताया जाएगा। व्हाट इज योर नेम सर? माय नेम इज ATR सर, आतिश राज राय सर, है ना, ओके। और जो आपका फर्स्ट रैंकर शोएब था उसको मैंने पढ़ाया एंथ्यूज में ही, और आप भी एंथ्यूज में हो, आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है सर, डीएनए जो सर प्लीज मी एक्सप्लेन द टर्म ऑल जीन्स डीएनए, बट मैंने ये बोला कि अब जैसे क्रोमोसोम की बात करते हो, है ना, इस बात को कैसे समझें? एक क्रोमोसोम की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसको मैं हटा दें, मैंने बोला एक सेल ली, ठीक है, आपको पता है कि डिप्लॉयड सेल में हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? 46 है। कितना? 46, ओके। ये हमारे न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब इस 46 क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है जो उस पर रैप करते हैं, ये पैकेजिंग भी अपने सिलेबस में। तो ये जो डीएनए 46 क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, सभी 46 क्रोमोसोम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनसे जो डीएनए निकलेगा अगर हम उसको निकालें और एक साथ रखें तो उस डीएनए का लेंथ होता है 2.24 मीटर। 2.24 मीटर। तो मैंने आपसे अब ये डाटा आया कैसे, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डीएनए वाली सारी इंफॉर्मेशन, आरएनए वाली सारी इंफॉर्मेशन, प्रोटीन वाली इंफॉर्मेशन, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हिस्सा है जो हम वहां पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने आपसे ये बोला कि 46 क्रोमोसोम पे टोटल 2.24 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए का सारा पोर्शन प्रोटीन नहीं बनाता, जो बना रहा है वो जीन है। ओके, जो बना रहा है वो जीन है। तो मैंने ये बोला कि जो बना रहा है अगर वो जीन है तो इतना तो तय है ना कि भाई जो जीन है वो किससे मिलकर बना हुआ? डीएनए से। तो ऑल डीएनए आर जीन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा डीएनए प्रोटीन नहीं बना रहा, आरएनए नहीं बना रहा। तो जो डीएनए का सेगमेंट आरएनए और प्रोटीन बना रहा है उसको हमने क्या बोला है? जीन बोला है। तो ये तो बोला आपने ऑल जीन्स आर डीएनए, जितने भी जीन्स होंगे वो डीएनए के ही पार्ट होंगे, लेकिन सारे डीएनए जो होंगे वो जीन नहीं होंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट
कि segment of DNA that is responsible for appearance of character, segment of DNA that generally synthesize RNA and protein, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन है। क्यों है? क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। जीन जा रहा है तो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब लेकिन याद रखना, सिर्फ जीन के जाने से कैरेक्टर नहीं आता, जीन के एक्सप्रेशन से आता। बिल्कुल सही, तो एक्सप्रेशन जरूरी है, ओके। लेकिन एक्सप्रेशन के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जीन जाए। एक्सप्रेशन तब होगा ना जब पहले जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? जीन होता है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली वो कैरेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाएगी। अब वो कैरेक्टर शो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने लेवल पे बात करें, हम क्लासरूम के भी यहाँ पे बात करें तो हम ये मानते हैं कि ये जीन ट्रांसफर हुआ तो एक्सप्रेस होगा, वो कैरेक्टर में दिखाई देगा। नंबर ऑफ जीन इन क्रोमोसोम वेरी करता है बेटा। फर्स्ट क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं और वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन होते हैं। कितने वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2968 जीन होते हैं, बट अभी इस क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं। ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट अ जीन। यही पॉइंट मैंने आपसे भी बोला कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट अ जीन, ओके। ठीक है, नो आपको सिर्फ यस सर, ऑल क्लियर, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझिए कि जो नेक्स्ट टर्म है वो है अलील, ओके ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टर्म को लेके होता है कि आखिर ये अलील है क्या। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे कि वाकई में अलील है क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अलील को ही लेके होता है। जो डिफिनीशन मेंशन किया गया है पहले उसकी बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। नो आपको नोट्स हैंडआउट सब आपको मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस समझना है, सुनना है। फिर कोई डाउट होगा तो डाउट सेक्शन भी लिया जाएगा, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हमने क्या बोला? अलील बोला, ठीक है। जो भी लिखा है मैं उसकी बात करूं फिर मैं समझा दूं उसको। अलील अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। अलील किसकी वजह से अराइज होता है? म्यूटेशन की वजह से, ओके। तो म्यूटेशन जो है वो नए अलील के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। अलील प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अलील जो होता है वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। अब यहाँ पर जो डिफरेंट पॉइंट आपने डिस्कस किए इसमें अब क्या क्या पॉइंट्स है उनका क्या क्या मतलब है इसको एक एक करके हम टारगेट, ओके। तो कुछ हमारे लोग साथी जो हैं बच्चे वो जैसे डिफिनीशन है मैंने बोला पहले जो लिखा है उसकी बात करते हैं फिर उसको समझते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए एक एक करके अलील है क्या अब इसकी बात करते हैं। 3 पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिखा इसी के आधार पर हम अलील को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये वाकई में होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्या इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम समझते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिया प्लांट हाइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्लांट हाइट, ओके। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है आप बताओ प्लांट हाइट कैरेक्टर था या ट्रेड था? प्लांट हाइट कैरेक्टर है या ट्रेड है? बिल्कुल सही, सही जवाब दिया आपने। प्लांट हाइट को हमने क्या बोला था? कैरेक्टर बोला था। लो मैंने लिख दिया कैरेक्टर, सही। और इस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हमने क्या बोला था? ट्रेड, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म है यानी ट्रेड वो लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये टॉल और यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉर्फ, ओके। तो कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म इसको आपने क्या बोल दिया? ट्रेड बोल दिया, ठीक है। अब याद रखना जो टॉल है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी से, ठीक है। और जो डॉर्फ है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी से, ठीक। टॉल को कैपिटल टी से, डॉर्फ को स्मॉल टी से।
अब टॉल को कैपिटल टी से क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर और डॉर्फ रिसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, या ये बोलूं जो डोमिनेंट ट्रेड होता है, वही बात इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बोल रहा हूं कोई प्लांट टॉल है तो जो मेरा ट्रेड है वही मेरा कैरेक्टर है, बोल सकता हूं। लेकिन अभी हम पॉपुलेशन लेवल की भी यहाँ पे बात करते हैं, और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि प्लांट हाइट कैरेक्टर है, टॉल एंड डॉर्फ ट्रेड है। इसमें टॉल को मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ और डॉर्फ को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, और आपने बोला कि ये मैंने रिप्रेजेंट किसको कर दिया? ट्रेड को कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने कैरेक्टर की। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, तो ये फ्लावर कलर रिप्रेजेंट करा कैरेक्टर को, बिल्कुल सही। और इस कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर का ट्रेड, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका डिफरेंट फॉर्म सपोज मैंने लिख दिया रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। ठीक है, रेड एंड व्हाइट फ्लावर। तो यहां पर ये रेड एंड ये व्हाइट फ्लावर, यहां पर आपने लिख दिया ये व्हाइट फ्लावर। ओके, तो आपने बोला कि ये तो हो गया ट्रेड, ये ट्रेड हो गया। तो कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म है ट्रेड, इसमें रेड और व्हाइट आपने ट्रेड बोला। सपोज रेड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल आर से और व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आर से। रेड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल आर से और व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्मॉल आर से। अब इसमें मैंने आपसे बोला कि जो डोमिनेंट है, मैं यहां लिख रहा हूं डोमिनेंट, और ये मैं लिख रहा हूं रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट है क्या, रेसेसिव है क्या, वो भी मैटर हमें डिस्कस करना होगा। बट अभी याद रखना कि अगर मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया तो क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया तो क्या है? रिसेसिव है। तो मान लो टॉल को मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी को, डॉर्फ को मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, रेड को मैं कैपिटल आर से और व्हाइट को स्मॉल आर से। अगर रेड को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट मीन्स रेड क्या होगा? डोमिनेंट होगा, बिल्कुल सही है। और व्हाइट क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, है ना? तो यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव के बिहाफ पर जो ट्रेड था, कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव, ये आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये सारे एग्जांपल मैंने इसलिए लिखे ताकि मैं आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम समझा सकूं कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम डिप्लॉयड हैं, हम डिप्लॉयड हैं, और हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है? तो आपने बोला 46 है। कितने हैं? 46। ओके, अब इस 46 में से सपोज मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर मैं मेल की बात करूंगा और यहां पर मैं फीमेल की बात करूं, तो आपको पता है कि मेल में भी 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर क्रोमोसोम है, और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। ओके, तो मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इस 40 अभी मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम समझा रहा हूं, अलील क्या वो बाद की बात। अभी मैं सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम को टारगेट कर रहा हूं, इसको समझाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। इस मेल की अगर मैं बात करता हूं तो आप बताओ, इस मेल में जो 46 क्रोमोसोम है, इसमें से 44 जो होता है वो क्या होता है? ऑटोसोम होता है। क्या बोलोगे? ऑटोसोम। तो 44 जो होगा क्या होगा? ऑटोसोम होगा, है ना? बिल्कुल सही। और एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, या इसी सेक्स क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एलोसोम। क्या बोलेंगे? एलोसोम। ओके, सेम यही कहानी इस फीमेल में भी है। फीमेल में भी 44 क्या है भाई? ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में आपको पता है एक्स और एक्स होता है, एक्स और एक्स होता है। इसका मतलब नेम बेटा,
एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स आपको पता है कि XY क्रोमोसोम है तो मेल का फॉर्मेशन होगा और XX है तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स ये सेक्स क्रोमोसोम है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं उनको हम बोलते हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाला जीन कहाँ प्रेजेंट है? ऑटोसोम पर है। कहाँ पर है? ऑटोसोम पर है। तो 44 ऑटोसोम हो गया और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम टोटल कर दें तो बात कितनी होगी? 46 की। वही यहाँ भी टोटल कर दें तो बात कितनी होगी? 46 की। अब मैं यहाँ पर आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वाकई में होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन कौन है हमारे, तो इसकी बात करता हूँ। ठीक है, क्या हमारे अंदर अगर मैं ह्यूमन मेल की बात करूं या ह्यूमन फीमेल की बात करूं, 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम, क्या है? 23 पेयर क्रोमोसोम हैं। इसमें ह्यूमन मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम, सपोज ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, एक्स दिखा रहा हूँ और ये वाई ऐसे दिखा रहा हूँ, एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट हैं वो सब आपस में होमोलॉगस है। जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट हो सब आपस में होमोलॉगस। इसका मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन कौन सा होगा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन कौन सा है अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। होमोलॉगस क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी क्या है, क्या होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो डिस्कस करना भी बाकी। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम, ये जो फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है आपस में होमोलॉगस, सेकेंड पेयर क्रोमोसोम होमोलॉगस है। इस तरह से 22 पेयर क्रोमोसोम ये सभी आपस में क्या है? होमोलॉगस। भाई आपने बोला कि 44 ऑटोसोम है, बताओ 44 ऑटोसोम का मतलब 22 पेयर, पेयर में 22 को, तो 22 पेयर या 44 ऑटोसोम ये क्या होते हैं? आपस में होमोलॉगस होते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम बोले जाते हैं। फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स वो भी सेम है, वो भी क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी मेल का एक्स और वाई क्रोमोसोम, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं अलील को सबसे ज्यादा टाइम दे रहा हूं, कंफ्यूजन इसी में होता है, इसीलिए ध्यान से इन सारी बातों को सुनना है। होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्या प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हमारे अंदर कौन सा होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसकी बात करें। ओके, तो हमारे अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी क्रोमोसोम पेयर में हैं वो होमोलॉगस होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, पी प्लांट, जो आगे हम मेंडलिज्म में शुरू करने वाले हैं। पी प्लांट में 7 पेयर क्रोमोसोम होता है, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर है या 46 क्रोमोसोम है, वैसे ही पी प्लांट में 7 पेयर क्रोमोसोम होता है। और पी प्लांट में जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट हो सब होमोलॉगस। दैट मीन्स अगर मैं पी प्लांट की बात करूं तो फर्स्ट पेयर होमोलॉगस, सेकेंड पेयर होमोलॉगस, थर्ड पेयर होमोलॉगस, फोर्थ पेयर होमोलॉगस, फिफ्थ पेयर होमोलॉगस, सिक्स और सेवंथ पेयर, ये जो पेयर में प्रेजेंट है ये सारे के सारे क्या होंगे? होमोलॉगस। यानी पी प्लांट में कोई भी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता है, जबकि हमारे अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम ह्यूमन मेल में ये नॉन होमोलॉगस है। इसको छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है वो सब होमोलॉगस होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई को छोड़ करके बाकी सभी होमोलॉगस हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं ह्यूमन फीमेल में, तो बताओ ह्यूमन फीमेल में भी क्या कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा? नो, बिल्कुल सही, ह्यूमन फीमेल में कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं। फर्स्ट पेयर से लेकर के 23 पेयर तक के सारे होमोलॉगस। ठीक, ह्यूमन मेल में क्या कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है? यस, सही है। कौन सा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है? एक्स और वाई, सही। तो एक्स वाई जो मेल का है वो नॉन होमोलॉगस है। ओके, अब मैं टारगेट करता हूं कि आखिर होमोलॉगस क्रोमोसोम कौन सा है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट होमोलॉगस क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी क्या है, अब इसको मैं टारगेट करने वाला हूं। और इसी के लिए यहाँ पर ये डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, तो अब मैं उसी पॉइंट पर आने वाला हूँ, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर इस होमोलॉगस क्रोमोसोम को
डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज मैं पी प्लांट के फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम, ठीक। और यहाँ पर एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट है ये कैपिटल टी, यहाँ पर ये स्मॉल टी, यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल आर और यहाँ पर लिख दिया स्मॉल आर, ठीक है। ये है पोजीशन नंबर 1 और ये हो गया पोजीशन नंबर 2, ये है पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2, ठीक। दो पोजीशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पोजीशन नंबर 1 पे है, पोजीशन को हम लोकस बोलते हैं, लोकस पोजीशन, जहां पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, वो लोकस पोजीशन का है। तो यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमने ये डिस्कस किया था कैपिटल टी का मतलब क्या था, तो आपने बोला था कैपिटल टी से हम किसको रिप्रेजेंट करते, टॉल को। कैपिटल टी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टॉल को, बिल्कुल। लोकाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और स्मॉल टी से रिसेसिव, तो कैपिटल टी टॉल था, स्मॉल टी डॉर्फ था। बताओ यहाँ पर जो कैपिटल टी मैंने लिखा है, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, ये किसके लिए लिखा है, किस ट्रेड के लिए लिखा है, वो पहले ही पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया, आपको पता है। तो कैपिटल टी टॉल के लिए था, स्मॉल टी डॉर्फ के लिए था, सही है। कैपिटल आर रेड के लिए और स्मॉल आर व्हाइट के लिए, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को टारगेट करता हूं, पोजीशन नंबर 1 को, तो बताओ क्या इस पोजीशन नंबर 1 पर केवल किसी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट है, और वो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, वो कैरेक्टर है प्लांट हाइट। मैं ट्रेड नहीं बोल रहा हूं, याद रखना, मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं। कैरेक्टर प्लांट हाइट ही तो है, यहां पर बात प्लांट हाइट की हो रही है, याद रखिएगा, प्लांट हाइट की। तो प्लांट हाइट का ही जीन यहां पे प्रेजेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी, आपने बोला ये टॉल या डॉर्फ है, ये ट्रेड है, बट कैरेक्टर तो हाइट ही है, ओके। अच्छा, अगर मान लो मैं पोजीशन नंबर 2 पे आता हूं, पोजीशन नंबर 2 पे अगर आ जाए और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो बताओ कैपिटल आर रेड के लिए था और स्मॉल आर व्हाइट के लिए, कैपिटल आर रेड के लिए और स्मॉल आर व्हाइट के लिए। तो बताओ कैपिटल आर रेड के लिए और स्मॉल आर अगर व्हाइट के लिए है, तो क्या यहां पर भी एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है और वो कैरेक्टर फ्लावर का कलर, ओके। हाँ, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होता है, जैसे इस डायग्राम में बात करूं, मैं दो पोजीशन को टारगेट कर रहा हूं, होमोलॉगस क्रोमोसोम को मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर, मैं दो पोजीशन को टारगेट कर रहा हूं। एक पोजीशन वो है जहां पर हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइट के रिस्पेक्ट में लिखा आपने, टॉल और डॉर्फ हाइट के लिए लिखा आपने। और पोजीशन नंबर 2 पर हम फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जिसके पर्टिकुलर पोजीशन पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होगा। यानी अगर पर्टिकुलर पोजीशन लोकस नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 1 पे अगर हाइट की बात हो रही, तो हाइट का ही जीन होगा, किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये बात अगर समझ में आ गई, तो हम डायग्राम देख करके समझ जाएंगे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट सिर्फ यही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये कैपिटल टी, ओके, मैंने लिख दिया ये कैपिटल आर, और ये पोजीशन नंबर 1 है। बताइए क्या ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा क्या, नो, बिल्कुल सही नहीं होगा होमोलॉगस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर दो कैरेक्टर की बात होने लगी, एक तो हाइट और दूसरा फ्लावर कलर। ये नहीं हो सकता, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है। तो याद रखना कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होगा, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपसे ये बोला कि हमारे अंदर ह्यूमन के केस में, फीमेल में 1 से लेकर के 23 पेयर तक ये जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, ये आपस में होमोलॉगस है। क्या है, होमोलॉगस है, ओके।
लोकस मतलब पोजीशन बेटा, लोकस मतलब पोजीशन, जहां पर ये है, जैसे मैंने बोला पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, ये लोकस है, ये पोजीशन। अब दूसरा पॉइंट है बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड डिफरेंट हो ही जाएगा, बिल्कुल सही है, तब भी होमोलॉगस बोलेंगे, सही है, राइट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ट्रेड हो गया, है ना। तो अब इसका मतलब है कि ह्यूमन के केस में एक्स वाई क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल में ये होमोलॉगस नहीं, ये क्या है, नॉन होमोलॉगस है। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है ह्यूमन केस में, वो सब क्या है, होमोलॉगस। पी प्लांट की बात करूं तो पी प्लांट में मैंने बोला आपसे 7 पेयर क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर से लेकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम होंगे ये आपस में क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे। क्या होंगे, होमोलॉगस होंगे, होमोलॉगस होंगे, है ना। तो सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलॉगस होने वाले हैं। और होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर पोजीशन को टारगेट करूंगा, पर्टिकुलर पोजीशन को टारगेट करूंगा, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। ट्रेड अलग हो सकता है, अलील अलग हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर सेम होगा, कैरेक्टर सेम होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 की बात करूं तो मैंने हाइट की बात की, पोजीशन नंबर 2 की बात करूं तो मैंने कलर की बात की, दैट मींस ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अलील अभी मैंने नहीं डिफाइन किया है, अभी मैंने सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया है, होमोलॉगस क्रोमोसोम को। तो आप ये बताओ, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल आर, कैपिटल टी और स्मॉल आर, बताओ क्या ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यस नहीं है, करेक्ट। ये होमोलॉगस इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हाइट की भी बात होने लगी और कलर की भी बात होने लगी, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं। दैट मींस आप समझ चुके हो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। और अच्छी बात ये है कि डायग्राम से हम समझना चाह रहे हैं, कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम समझ रहे हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं। अब मैं आऊंगा अलील पे कि अलील है क्या, और इसको हम डिफाइन करेंगे। और इसके लिए जो यहाँ पर डिफरेंट डिफिनीशन लिखा गया है, अब इसको इस डायग्राम से समझने वाला, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। जैसे कैरेक्टर का जो डिफरेंट फॉर्म था उसको हमने क्या बोला था, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हमने क्या बोला था, ट्रेड, राइट, ठीक है। तो कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम ट्रेड बोल रहे हैं, ऐसे समझिए, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम ट्रेड बोल रहे हैं, राइट। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेड। तो आप ये बताओ, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन है, जीन है, और जीन के डिफरेंट फॉर्म को आप अलील बोल रहे हो। दैट मींस कैरेक्टर एसोसिएट हो रहा है किससे, जीन से, और ट्रेड एसोसिएट किससे हो रहा है, अलील से। किससे, अलील से। मैंने बोला कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को आपने क्या बोला, ट्रेड। जीन के डिफरेंट फॉर्म को आप क्या बोल रहे हो, जीन के डिफरेंट फॉर्म को क्या बोल रहे हो, अलील बोल रहे हो। तो आपने यही तो बोला, अल्टरनेटिव फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। तो आपने बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले बोल दिया कि अलील समझना मुश्किल होता है, इसलिए कोई इशू नहीं, मैं कई तरीके से इसको समझाऊंगा, क्योंकि अपने को पता है कहाँ कहाँ, एक हेमीजाइगस टर्म है, एक अलील है, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इस बात को कई तरीके से समझने वाले, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब समझते हैं, अलील एराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। ये तो बाद में समझेंगे, पहले अलील है क्या, पहले इसको तो समझ लें कि अलील है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या पोजीशन थे, सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन सेम है ना, तो इसको मैं बोल रहा हूँ अलील। याद रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, अलील है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, अलील है। तो आपने क्या बोला, अलील प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब मैंने बताया था पोजीशन, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन सेम है, ठीक है। और क्या ये क्रोमोसोम होमोलॉगस है, क्या ये क्रोमोसोम होमोलॉगस है, यस। तो मैं यहां लिखता हूं ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है होमोलॉगस क्रोमोसोम। और कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन सेम है तो ये आपस में अलील है। वैसे ही कैपिटल स्मॉलर का पोजीशन सेम है तो आपस में क्या होगा, अलील होगा। क्या होगा, अलील होगा, ओके।
तो समझना यहाँ पे पहले क्वेश्चन नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, फिर जब मैं बोलूंगा यस अब आप पूछ सकते हो तो पूछना है, ताकि मैं एक एक करके आपके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। अभी सिर्फ आपको सुनना है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिहार पर मैंने बोला कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन क्या है, सेम है, ये आपस में अलील है। तो अलील का डिफिनेशन होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन which are located on same position on homologous chromosome, same position on homologous chromosome, पोजीशन सेम होना चाहिए, क्रोमोसोम होमोलॉगस होना चाहिए, तो वो आपस में क्या होंगे, अलील होंगे। दैट मींस इसके अकॉर्डिंग कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में क्या है, अलील है। वैसे कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होगा। अलील का डिफिनीशन आपने ये लिखा कि पोजीशन होना चाहिए सेम, पोजीशन होना चाहिए सेम, और क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलॉगस। अब इस डिफिनीशन के बिहाफ पर मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ कैपिटल टी और कैपिटल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होगा कि नहीं? कैपिटल टी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिल्कुल पोजीशन डिफरेंट है। क्यों नहीं होगा? कि पोजीशन डिफरेंट है। अभी सिर्फ वो पॉइंट हम डिस्कस करें जो हमने यहां लिखा है। मैंने पहले बोल दिया कि कंसेप्ट के लिए बहुत कुछ और भी बात करने वाले हैं, आपसे डिफरेंट एग्जांपल की भी बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल टी कैपिटल आर का पोजीशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। और आपने बोला था कि पोजीशन सेम होगा, पोजीशन सेम होगा तो वो आपस में लील होंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लील नहीं है। वैसे अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी और स्मॉल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लील होगा क्या? नो, राइट, करेक्ट, नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। ओके, तो पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलॉगस। ये दोनों बातें होंगी तभी वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लीड होंगे। एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप ये बताओ, यहां पर मैंने दिखाया कैपिटल टी और यहां पर लिख दिया कैपिटल आर। आप बताओ कैपिटल टी कैपिटल आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होंगे? नो, क्यों? क्यों नहीं होंगे? यस, यू गॉट इट। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है पर्टिकुलर पोजीशन पर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का डिफिनेशन था, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होगा। और इससे हमें पता चल रहा कि क्रोमोसोम होमोलॉगस नहीं है, होमोलॉगस नहीं है तो कैपिटल टी कैपिटल आर आपस में अलील भी नहीं होंगे। तो बात तो यही हुई थी ना कि डिफिनेशन में आपने ये बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन। पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलॉगस, तो वो आपस में लील हैं, तो आपस में लील नहीं है। ओके, अब ये है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जिसको आपने अलील बोल दिया, और फिर आपने बोला कि अलील प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। अब कुछ और पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करता हूं, उसमें हो सकता है कुछ डाउट भी है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे डिस्कस करना है। सिर्फ डिफिनीशन से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैं जो दूसरा पॉइंट है, कोई बार बार पूछ रहा है सर ये म्यूटेशन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये भी डिस्कस करना है। अभी मैं पहले और तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, मुझे दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है। ओके, है ना? तो पॉइंट पर आते हैं। आप ये बताओ, अगर मैं एक कंडीशन ये रिप्रेजेंट करूं, ये इसको हटाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब समझ गए आप, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है? ऐसे समझते हैं, इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप जवाब सही देते हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया, फिर मैं इस दूसरे पॉइंट को, म्यूटेशन पॉइंट को लेता हूं। यहां पर ये क्रोमोसोम पेयर में है। ओके, मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी, मैं ये लिख रहा हूं स्मॉल टी। आप इस डायग्राम को देख के बताओ ये क्रोमोसोम आपस में होमोलॉगस है कि नहीं है? यस,
करेक्ट है, ये होमोलॉगस है, ये हमें पता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होगा कि नहीं होगा? ओके, तो आपने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होगी, ठीक। अब आप बताओ, ये जो क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, आपने बोला ये होमोलॉगस है और कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील है, ठीक। लेकिन जब गैमीट बनता है, तो आपको पता है सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, मियोसिस डिवीजन की अगर बात करें तो ये जो क्रोमोसोम पेयर में एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा गैमीट लेवल की बात करता हूँ, गैमीट की, ठीक है। ये तो डिप्लॉयड था 2n, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में था। जब गैमीट बनता है तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो सपोज एक गैमीट ये है और दूसरा गैमीट ये है, जिसमें यहाँ पर ये n मैंने लिख दिया, ये n लिख दिया, इसमें आ गया ये कैपिटल T वाला क्रोमोसोम और यहाँ पे क्रोमोसोम है जिसमें स्मॉल t है। ओके, तो अब आप बताओ, मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि जो डिफिनीशन हमने बोला था कि पोजीशन सेम होना चाहिए, वो आपस में अलील होंगे, वो पॉइंट क्या यहां पर अप्लाई हो पा रहा है? नो, राइट, सही। ओके, अब आप ये बताओ, यहां पर ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है और इस पोजीशन पे सिर्फ कैपिटल टी है, सिर्फ कैपिटल टी है। जबकि यहां पर जब ये डिप्लॉयड था, तो यहां पर कैपिटल टी के साथ साथ क्या प्रेजेंट था, स्मॉल टी भी था। कैपिटल टी के साथ साथ क्या था, स्मॉल टी। और आपने बोला था कि कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ये डिफिनीशन था कि जीन का डिफरेंट फॉर्म जो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, जो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो आपस में अलील होंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होंगे। लेकिन सवाल ये कि हैप्लॉइड में तो वो रेस्पेक्ट वाली बात होगी ही नहीं, हैप्लॉइड में वो रेस्पेक्ट वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ एक ही अलील है। ओके, तो अब इस बात को समझना, अब डिफिनीशन से आगे की बात कर रहा हूं, जिससे हमें डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखना, यहां भी इसको अलील इंडिविजुअली, हम वो रेस्पेक्ट वाली बात तो नहीं कर सकते क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इंडिविजुअली ये अलील है, इंडिविजुअली ये अलील है। भाई अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलील हो तो क्या गैमीट में अलील नहीं जाएगा? जाएगा। हाँ, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बात नहीं हो पा रही, वो रेस्पेक्ट वाली बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो अलील नहीं, एक अलील है। इसका मतलब एक कंसेप्ट मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि हैप्लॉयड सेल में किसी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वन अलील प्रेजेंट होता है। कितने अलील होते हैं? वन अलील। तो अगर हैप्लॉयड में वन अलील है तो डिप्लॉयड में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने अलील? टू अलील, राइट, टू अलील प्रेजेंट होता है। ओके, तो मैं फिर से अब ये पॉइंट अलील का, जिससे मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये क्लियर हो रहा है कि हैप्लॉयड लेवल पर भी इसको अलील बोलना है, इंडिविजुअली ये अलील है। तो हैप्लॉयड सेल में एक पर्टिकुलर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, पर्टिकुलर ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वन अलील है, जबकि डिप्लॉयड में टू अलील है, डिप्लॉयड में टू अलील है। ओके, तो आप बताओ, एक डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस डायग्राम में आपको बताना है कि इस डायग्राम में आपको कितने अलील दिखाएंगे। ओके, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमने लिखा था, इसी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका जवाब आपको देना है। ओके, यहां पर मैंने दिखाया, ये है कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, वही पहले वाला डायग्राम जो आपने बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है, वही डायग्राम जो पहले हमने अभी रिप्रेजेंट किया। अब आप ये बताओ कि क्या ये क्रोमोसोम होमोलॉगस है? अभी आप कुछ पूछो नहीं बेटा, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यस, राइट। अब मेरा बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब आ रहा है आपको। अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या कैपिटल टी स्मॉल टी का पोजीशन सेम है? ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलील होंगे, रेस्पेक्ट में अलील होंगे, होंगे ना, राइट, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? अलील होंगे। अगर ये क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता, मतलब ये तो डिप्लॉयड कंडीशन की बात होगी, हैप्लॉयड की अगर बात करते
तो एक दूसरे से अलग हो जाता। और अगर ये एक दूसरे से अलग होता तब भी तो मैंने बोला कैपिटल टी अलील होगा इंडिविजुअली। अगर ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, तब भी तो कैपिटल टी इंडिविजुअली अलील है, कैपिटल आर भी अलील है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ इस डायग्राम में कितने अलील होंगे? 4 अलील, राइट, करेक्ट आंसर। इस डायग्राम में कितने अलील होंगे? 4 अलील, क्योंकि मैंने दो पोजीशन को टारगेट किया। सिंपल सा कांसेप्ट देखो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने अलील होंगे? 2 अलील। ये लास्ट तक जेनेटिक्स में कांसेप्ट चलने वाला है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 अलील, तो मैंने अगर दो पोजीशन टारगेट कर लिया, ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2 है, तो 1 पोजीशन पे 2 अलील, तो 2 पोजीशन पे 4 अलील। अच्छा बताओ, अगर मैं इसी क्रोमोसोम पर एक और पोजीशन टारगेट कर लेता, तो बताओ कितने अलील हो जाते हैं? अगर एक और पोजीशन टारगेट, 6 अलील, राइट, बिल्कुल। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई भाई। एक, अब मैं कंसेप्ट एक बार फिर से रिपीट करता हूं। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिप्लॉयड सेल में 2 अलील प्रेजेंट होता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होमोलॉगस क्रोमोसोम में, होमोलॉगस क्रोमोसोम के किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को टारगेट करोगे तो वहां पर 2 अलील होगा, 2 अलील होगा, 2 अलील होगा। अगर दो पोजीशन को टारगेट करूंगा तो 4 अलील। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर 2 अलील होगा। लेकिन जैसे अगर हम गैमीट की बात करेंगे, वो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो हैप्लॉयड लेवल पे आपने बोला कि हैप्लॉयड लेवल पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 1 अलील होगा और डिप्लॉयड पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे 2 अलील होगा। ये कंसेप्ट लास्ट तक याद रखना, ये चलने वाला है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील होता है, जबकि हैप्लॉयड पर 1 अलील होता है। ठीक है, अब मैं म्यूटेशन वाला पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन म्यूटेशन वाला पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको कोई डाउट है तो पहले वो पूछो। ठीक, गैमीड में जो क्रोमोसोम पेयर में होता है बेटा, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। बेटर है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिल्कुल, है ना? ठीक है, ऑल जीन्स आर अलील्स, ये कंसेप्ट पहले पढ़ाते थे बेटा, अब उसकी कोई नीड नहीं है कि ऑल जीन्स क्या है। एक्स एंड वाई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। 2n डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ओके, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अलील एराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, अब इस पॉइंट पर मैं आता हूँ। अलील एराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन एक ब्रॉड टर्म है ना? म्यूटेशन एक ब्रॉड टर्म है, और म्यूटेशन है क्या, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 1.5 लेक्चर इस पर डिस्कशन करना कि व्हाट इज म्यूटेशन, है ना? तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सी बात करते हैं, कुछ पॉइंट को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। म्यूटेशन है क्या, कैसे होता है, ये सारी बातें आपको आगे डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। जैसे सपोज ऐसे सोचो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप में जो डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं, उसमें से आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप, आपने सुना होगा बी ब्लड ग्रुप, आपने सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप, आपने सुना होगा ओ ब्लड ग्रुप, ओके। इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप होते हैं,
एक ब्लड ग्रुप में बोलता हूँ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मैंने क्या बोला, बॉम्बे ब्लड। अब कुछ लोगों ने इस ब्लड ग्रुप का नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। आज जिसको मुंबई बोलते हैं, पहले उसको बोलते थे बॉम्बे, पहले क्या बोलते थे, बॉम्बे। और उस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, बॉम्बे में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बॉम्बे ब्लड। तो वाकई में जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप आया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, म्यूटेशन। कौन था, म्यूटेशन। तो सिंपल सा लॉजिक, जो भी कुछ नया आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन। गोल्डन नहीं बेटा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे, मुंबई से बॉम्बे, पहले बॉम्बे बोलते थे, और वहां पे इसका बिल्कुल कुछ भी म्यूटेशन, कोरोना या कोई भी, आपको पता उसमें भी म्यूटेशन रेशियो काफी फास्ट है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल उसका जो भी वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल जिसका भी अगर आरएनए होगा तो म्यूटेशन काफी फास्ट होगा, डीएनए होगा तो म्यूटेशन वहां भी होगा, लेकिन स्लो। तो वही मैंने बोला, म्यूटेशन एक ब्रॉड टर्म है। अब कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि व्हाट इज बॉम्बे ब्लड, है ना। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है, जैसे बी ब्लड ग्रुप होता है, उसी तरह से एक ब्लड ग्रुप का टाइप है जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको सबसे पहले मुंबई में खोजा गया था, इसलिए उसके बिहाफ पर इसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो इसके बिहाफ पर हमने ये डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किया है। और म्यूटेशन मैंने बोला कि कोई भी अलील ही नहीं, जैसे अलील भी कोई नया है, जैसे आपने बोला कैपिटल टी है, कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी भी आप लिख रहे हो, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो डिफरेंट नए नए अलील आ रहे हैं, इन डिफरेंट नए अलील के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, म्यूटेशन। ओके, कौन रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन। तो हमने अलील तक की बात की है, और नेक्स्ट टर्म इसके बाद अलील के आगे की इंफॉर्मेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन बेटा सडन चेंज, अगर मैं म्यूटेशन को डिफाइन करूं, सडन चेंज का एक जो चेंज होता है पॉपुलेशन में, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे पॉइंट है जो हमें इसमें डिस्कस करना है। बस हमें ये याद रखना है कि पॉपुलेशन में जो कुछ भी नया आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, म्यूटेशन होता है। कौन होता है, म्यूटेशन। ओके, थैंक यू। यहाँ पे क्लिक करें, एंड करनी है आपको मीटिंग। हाँ